नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इससे पहले हमने ब्रह्मांड के बारे में पढ़ा था और आज हम सौर मंडल के बारे में चर्चा करेंगे। सौर मंडल में एकमात्र तारा सूर्य है, बाकी ग्रह होते हैं। तो सौर मंडल शुरू करने से पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं कि सौर मंडल के सदस्य कौन कौन हैं। सौर मंडल के भागों में पहला है सूर्य, दूसरा है सौर मंडल के 8 ग्रह। इसके अलावा सौर मंडल में कुछ क्षुद्र ग्रह हैं, ये मंगल और बृहस्पति के बीच में है। इनकी संख्या लगभग 40,000 है, इसलिए इनके नाम जानना कोई जरूरी नहीं है। इसके अलावा सौर मंडल में कुछ उल्कापिंड है और इसके साथ साथ सौर मंडल में धूमकेतु भी हैं। और भी बहुत कुछ चीजें हैं जैसे कि गैसें और धूल, ये सभी भी हमारे सौर मंडल में मौजूद हैं। शुरुआत हम सूर्य पर चर्चा के साथ करेंगे। पिछली क्लास में ब्रह्मांड का अध्ययन करते समय मैंने बताया था कि जब विशाल ब्रह्मांडीय पिंड में महाविस्फोट हुआ तो यह अनगिनत छोटे छोटे पिंडों में बढ़ गया, जिसे हम गैलेक्सी और तारों के रूप में देखते हैं। हमारी गैलेक्सी, जिसे हम मंदाकिनी भी कहते हैं, उसमें अरबों तारे हैं। उनमें से सूर्य भी एक तारा है जो हमारी मंदाकिनी में मौजूद है। अन्य तारों की तरह सूर्य में भी ऊष्मा है और उसका अपना प्रकाश है, जिसका स्रोत नाभिकीय संलयन की क्रिया है। जैसा कि पिछली क्लास में बताया था कि हाइड्रोजन से हीलियम बनने की जो प्रक्रिया है, उसी से तारों में ऊष्मा और प्रकाश पैदा होता है। सूर्य में अत्यधिक ऊष्मा का कारण भी यही प्रक्रिया है। सूर्य का जो भाग हमें दिखाई देता है उसे हम प्रकाश मंडल भी कहते हैं। फोटोस्फीयर से जगह जगह विद्युत चुंबकीय विकिरण निकलते हैं, यानी सूर्य से निकलने वाली ज्वालाएं इतनी शक्तिशाली होती है कि ये जब कभी सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति को पार कर जाती है तो ये अंतरिक्ष में निकल जाती है। ऐसी ज्वालाओं या परमाणु आंधियों को हम सौर ज्वालाएं कहते हैं। सौर ज्वाला क्या है? सौर ज्वाला एक बहुत ही शक्तिशाली और प्रबल विद्युत चुंबकीय विकिरण है। ये विकिरण जब फोटोस्फीयर से निकलती है, यानी कि सूर्य की सतह से जब ये बाहर निकल जाती है, तो ये पृथ्वी जैसे ग्रह की तरफ ही आ जाती है। कई बार पृथ्वी पर आ जाती है और कभी कभी ये इतनी शक्तिशाली होती है कि पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाती है। और ज्यादातर देखा जाए तो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज्यादा है। तो ये जो सौर ज्वालाएं हैं, जो विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर आ जाती है, तो उनको हम अरोरास कहते हैं। अरोरा क्या है? जब विद्युत चुंबकीय विकिरण धरती के वायुमंडल में प्रवेश करती है तो वो ध्रुवों पर एक तरह से फुलझड़ी की तरह प्रकाश पैदा करती है। ऐसा रंग बिरंगा प्रकाश जो दोनों ध्रुवों यानी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर आता है, उसे हम अरोरा लाइट कहते हैं। धरती के उत्तरी ध्रुव पर इसे हम अरोरा बोरियोलिस कहते हैं और धरती के दक्षिणी ध्रुव पर इसे हम अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। अरोरा बोरियोलिस क्या है? धरती के उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देने वाला फुलझड़ी नुमा रंग बिरंगा प्रकाश, जो कि सूर्य के फोटोस्फीयर से उठने वाले विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर एक चमकदार लाइट उत्पन्न करता है, जिसे हम अरोरा बोरियोलिस कहते हैं।
जब ऐसा ही प्रकाश दक्षिण ध्रुव पर आता है तो उसे हम अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। अब हम देखते हैं कि सौर कलंक क्या है। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि सूर्य से विद्युत चुंबकीय विकिरण निकलती है और जिस स्थान से या कहें तो जिस जगह से ये विद्युत चुंबकीय विकिरण निकल जाती है उस जगह सूर्य पे एक ब्लाइंड स्पॉट बन जाता है। ये जो ब्लाइंड स्पॉट बन जाता है इसे हम सौर कलंक के रूप में जानते हैं। तो सौर कलंक को डेफिनेशन के रूप में कैसे जानेंगे कि सूर्य की सतह के उस भाग को जहां से विद्युत चुंबकीय विकिरण या सौर ज्वालाएं उत्पन्न होकर दूर चली जाती है वहां काले रंग का धब्बा बन जाता है जिसे हम सौर कलंक या ब्लैक स्पॉट कहते हैं। इसका कारण क्या हो सकता है? सौर ज्वालाओं के रूप में ऊष्मा सूर्य की सतह यानी कि फोटोस्फीयर से जब बाहर निकल जाती है तो हो सकता है कि वो जो स्थान है वो अपेक्षाकृत ठंडा हो जाता होगा और ठंडा होने की वजह से ये जो है स्थान ये काला पड़ जाता होगा और इसको हम सौर कलंक के रूप में जानते हैं। ये जो सौर कलंक है ये कोई स्थायी नहीं है, ये लगभग 11 वर्षों में ये प्रक्रिया बार बार होती रहती है। यानी कि जो ये सौर कलंक बनने और बिगड़ने का समय है ये 11 वर्ष का समय है। इसी सौर कलंक से जब वो विद्युत चुंबकीय विकिरण बाहर निकल जाती है और धरती के वायुमंडल में प्रवेश कर जाती है ये पृथ्वी की बेतार संचार प्रणाली को बाधित कर देती है। जैसे मान लो हम मोबाइल से बात करते हैं, हमारा कनेक्शन कट हो जाता है, कई बार हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं तो उसमें बाधा उत्पन्न होती है, कई बार ये रेडियो कनेक्टिविटी में बाधा उत्पन्न कर देता है। हालांकि आजकल रेडियो संचार का उपयोग ज़्यादा नहीं होता है लेकिन कई वॉकी टॉकी जैसे कई सारे यंत्र हैं। तो ऐसी संचार प्रणाली में ये विद्युत चुंबकीय विकिरण बाधा उत्पन्न करता है और उनको डिस्टर्ब कर देता है। अब ये जो सूर्य है इसका ये जो बाहरी भाग है, सूर्य के इस बाहरी भाग को हम कोरोना कहते हैं। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है तो उस समय क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है। और जब ये सूर्य ग्रहण होता है उस समय हमें जो सूर्य का भाग दिखाई देता है वो कोरोना ही होता है। ये जो कोरोना होता है ये सूर्य ग्रहण के समय हमें दिखाई देने वाला भाग है। आप समझ गए होंगे कोरोना क्या है। सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाला सूर्य का बाहरी भाग। अब हम देखते हैं कि पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी कितनी है। पृथ्वी से सूर्य के बीच की औसत दूरी 14.98 करोड़ किलोमीटर है। ये इसकी औसत दूरी है। यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच दूरी कम या ज़्यादा होती रहती है, इसलिए यहाँ जो लिखी गई है वो औसत दूरी है। हम पृथ्वी की मैक्सिमम और मिनिमम दूरी क्या है सूर्य से, ये हम अगली कक्षाओं में देखेंगे। अब ऐसा क्यों है कि पृथ्वी की जो मिनिमम और मैक्सिमम दूरी अलग अलग है? इसका कारण है कि ये जो पृथ्वी जो सूर्य का चक्कर लगाती है वो अंडाकार रूप में लगाती है। इसी कारण से हमने यहाँ पर जो लिखा है ये उसकी औसत दूरी है। सूर्य की सतह यानी फोटोस्फीयर, ये जो सूर्य की सतह है ऊपरी, इसको हम फोटोस्फीयर भी कहते हैं या प्रकाश मंडल भी कहते हैं। इसकी सूर्य की सतह का जो तापमान है वो लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है।
तो अब केंद्र का तापमान कितना होगा? तो केंद्र का तापमान लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि 1 मिलियन में लगभग 10 लाख होते हैं। उस हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हैं कि 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस कितना होगा। किसी भी तारे की जीवन अवधि और उसका संभावित जीवन काल लगभग 10 बिलियन वर्ष है, अर्थात 10 अरब वर्ष। यानी कि ये जो सूर्य देख रहे हैं आप, इसी तरह से अंतरिक्ष में और भी तारे हैं, तो उनकी लगभग जीवन अवधि कितनी है? 10 बिलियन वर्ष। अब हम देखें कि सूर्य की जीवन अवधि कितनी है। तो हमारे इस सूर्य की जीवन अवधि लगभग 5 अरब वर्ष है। इसका अर्थ है कि अभी कितने वर्षों तक प्रकाश और उत्सर्जित करेगा सूर्य? लगभग 5 अरब वर्ष तक। यानी अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी 2026 में दुनिया खत्म नहीं हो रही है। तो आप ये मत सोचिएगा कि आपका पढ़ाई से पीछा छूट गया, अभी तो आपको बहुत प्रयास करना है। चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में लगभग 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लगता है। मान लो कि सूर्य से प्रकाश उत्पन्न होना अचानक बंद हो जाए, तो पृथ्वी पर अंधेरा होने में कितना समय लगेगा? 8 मिनट 20 सेकंड। यानी कि 8 मिनट और 20 सेकंड बाद पृथ्वी पर भी अंधेरा छा जाएगा। हमने सूर्य के बारे में कुछ आवश्यक तथ्यों की चर्चा की। अब हम आते हैं ग्रहों पर। आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सामान्य सी बातों पर चर्चा कर लें, जैसे कि ग्रहों का अपना प्रकाश नहीं होता है और न ही इनमें अपनी ऊर्जा होती है। ये सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं और ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार धरती पर जीवन का भी एकमात्र कारण क्या है? सूर्य से आने वाला प्रकाश, जिसकी वजह से यहाँ पर जीवन संभव हो पाया है। और अब तक की जितनी भी खोजें हुई हैं, उनमें धरती जो है एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। इसके और भी कई फैक्टर्स हैं, लेकिन उनमें से जो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो सूर्य से आने वाला प्रकाश है। तो पृथ्वी पर जीवन कैसे संभव हुआ? क्योंकि यहाँ पे सूर्य का प्रकाश पहुंच रहा है। आप पृथ्वी पर जितने भी ऊर्जा के स्रोत जानते हैं, जिसमें आप परमाणु ऊर्जा को अगर छोड़ दें, तो बाकी जितने भी स्रोत हैं जिनको आप जानते हैं, चाहे आप भोजन ग्रहण करते हैं और भोजन से आपको जो ऊर्जा मिलती है, चाहे पेट्रोलियम हो गया, एलपीजी है जिसे आप ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं, चाहे कोयले का उपयोग करते हैं, जिस भी रूप में आप ऊर्जा को देखते हैं, इन सभी का स्रोत सूर्य से निकलने वाला प्रकाश है। इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल हम यहाँ बात करते हैं कि ग्रहों में न ही अपनी ऊर्जा है और न ही अपना प्रकाश, ये सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। सौर मंडल में सूर्य के साथ साथ ग्रह भी हैं। अपने सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। ग्रह ग्रह क्या होते हैं? ग्रह वे होते हैं जो किसी तारे का चक्कर लगाते हैं। सूर्य भी एक तरह का तारा है और हमारे सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं जो सूर्य का लगातार चक्कर लगाते रहते हैं। सूर्य से दूरी के आधार पर जो सबसे पास में जो ग्रह है वो है बुध, उसके बाद शुक्र आता है और पृथ्वी जो है वो तीसरे नंबर पर आता है। पृथ्वी के जो सबसे पास में ग्रह है, एक तो शुक्र है और एक मंगल है, जिनमें से जो शुक्र है वो पृथ्वी के सबसे करीब है। इसके बाद बृहस्पति आता है, शनि, फिर अरुण और आखिरी में वरुण आता है। आप इन सभी ग्रहों का क्रम याद रखिए सूर्य से दूरी के आधार पर, क्योंकि कई बार एग्जाम में सीधा क्वेश्चन बन जाता है कि पृथ्वी सूर्य से क्रम के आधार पर कौन से नंबर पर आती है। तो इस तरह आपको इनके क्रम को याद रखना होगा। अब इनमें आप देख सकते हैं कि सभी का आकार अलग अलग है। तो आकार के आधार पर सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है?
आप इसमें देख पा रहे होंगे कि आकार के आधार पर जो सबसे बड़ा ग्रह आपको दिख रहा है वो बृहस्पति है। आप इस बृहस्पति से सीधे आगे आगे जाते रहेंगे तो आप देखेंगे कि बृहस्पति के बाद शनि आ रहा है, शनि के बाद अरुण और उसके बाद वरुण। इन सभी ग्रहों में शनि के बाद जैसे जैसे आप पीछे जाएंगे, बृहस्पति के बाद आप जैसे जैसे पीछे जाएंगे, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण और उसके बाद वरुण, ये सभी एक क्रम में छोटे होते जा रहे हैं। सबसे बड़ा बृहस्पति है, उसके बाद दूसरा नंबर पे शनि है, तीसरे नंबर पे अरुण और चौथे नंबर पर वरुण है। इसके बाद जो सबसे बड़ा ग्रह आता है वो आता है अपना पृथ्वी, यानी कि आकार के आधार पर पृथ्वी कौन से क्रम पे आता है? 5वें नंबर पे आता है। इसके बाद शुक्र, मंगल और आखिरी में जो सबसे छोटा ग्रह है वो है बुध। आप ध्यान देंगे कि जो सूर्य के पास 4 ग्रह हैं वो अपेक्षाकृत छोटे हैं और सूर्य के बाद जो बाकी के 4 ग्रह हैं वो अपेक्षाकृत बड़े हैं। ये जो शुरुआती 4 ग्रह हैं इनको हम आंतरिक ग्रह कहते हैं और बृहस्पति के बाद शनि, अरुण और वरुण, इन 4 ग्रहों को हम बाह्य ग्रह कहते हैं। ये जो आंतरिक ग्रह हैं इनका घनत्व अधिक होता है और ये आकार में छोटे होते हैं, और जो बाह्य ग्रह हैं इनका घनत्व कम होता है और आकार बड़ा होता है। यानी कि ये जो शुरुआती 4 ग्रह हैं ये भारी पदार्थों के बने हैं और ये जो बाद के 4 ग्रह हैं ये हल्के पदार्थों से बने हैं। इससे हमें इस तथ्य की जानकारी मिलती है। ये जो सभी ग्रह हैं इनमें से अधिकांश ग्रह सूर्य का चक्कर पश्चिम से पूर्व की ओर लगाते हैं, लेकिन इनमें से 2 ग्रह ऐसे हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये जो सूर्य का चक्कर लगाने की प्रक्रिया है इसको हम ग्रहों की परिक्रमण गति कहते हैं। अब ऐसे कौन से 2 ग्रह हैं जो सूर्य के चक्कर पूर्व से पश्चिम की ओर लगाते हैं? उनमें है शुक्र और अरुण। ये जो 2 ग्रह देख रहे हैं आप, ये दोनों सूर्य का चक्कर पूर्व से पश्चिम दिशा में लगाते हैं। लगभग सभी ग्रह जितने भी आप देख रहे हैं उन सभी ग्रहों का अपना एक उपग्रह भी होता है। किसी के पास 1 है, किसी के पास 2 है और किसी के पास और भी ज्यादा है। इनमें से 2 ग्रह ऐसे हैं जिनका अपना कोई उपग्रह नहीं है। कौन कौन से ये दोनों? बुध और शुक्र। इन दोनों ग्रहों का अपना कोई उपग्रह नहीं है। इसके अलावा आप बाकी जितने भी ग्रह देख रहे हैं इन सभी का अपना उपग्रह है। जैसे पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा। इसी तरह मंगल के पास 2 उपग्रह हैं। फोबोस और डेमोस। ये जो आप डेमोस देख रहे हैं ये हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। अब हम देखें कि बृहस्पति के पास जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो कौन सा है? बृहस्पति के पास जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो है गैनीमेड। गैनीमेड की खास बात यह है कि ये पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। इसी तरह से शनि के भी अपने उपग्रह हैं। शनि के पास उपग्रहों की संख्या बहुत अधिक है। इसमें शनि का जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो है टिटोन।
शनि की सबसे खास विशेषता क्या है? ये जो शनि ग्रह है इसकी सबसे खास विशेषता है कि इसके चारों तरफ वलय पाए जाते हैं। और ये टोटल वलय कितने होते हैं? ये जो टोटल वलय होते हैं इनकी संख्या 7 है। और ये जो वलय होते हैं ये धूल के बने हुए होते हैं, धूल या गैसों के बने हुए वलय हैं जो टोटल 7 हैं। इसके बाद आते हैं अरुण और वरुण। इन दोनों के भी दो दो उपग्रह हैं जिनमें से हम एक एक की चर्चा करते हैं। अरुण का एक उपग्रह है टाइटन। इसके अलावा एक उपग्रह वरुण का भी है जिसे हम नेरिड कहते हैं। इस तरह से यहाँ कुछ उपग्रहों के नाम लिखे गए हैं। हालांकि इसके अलावा और भी बहुत सारे उपग्रह हैं, जैसे बृहस्पति और शनि के बाद बहुत सारे उपग्रह हैं। इनके उपग्रहों की संख्या काफ़ी अधिक है और अभी भी लगातार खोज जारी रहती है, तो कई बार नए उपग्रह आते रहते हैं। तो इनके सभी उपग्रहों का नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। कभी कोई चर्चा में उपग्रह हो तो उसका नाम आप ज़रूर याद रख सकते हैं। आते हैं अब अपने वायुमंडल पर। सभी ग्रहों का अपना वायुमंडल है, लेकिन बुध एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसका अपना कोई वायुमंडल नहीं है। इसकी वजह से क्या इफेक्ट पड़ सकते हैं बुध पे? इसके कारण बुध दिन के समय बहुत अधिक गर्म रहता है और रात होते ही बहुत ठंडा हो जाता है। इस कारण यहाँ तो जीवन बिल्कुल भी संभव नहीं है। वायुमंडल किसी भी ग्रह पर एक तरह से कंबल की तरह काम करता है। यानी कि वायुमंडल क्या करता है, किसी भी ग्रह को रात के समय भी गर्म रखने का काम करता है। वायुमंडल सूर्य से आने वाली लघु तरंग दैर्ध्य को तो पृथ्वी जैसे अन्य ग्रहों पर आने देता है, लेकिन जब सूर्य से आने वाला प्रकाश या जो लघु तरंग दैर्ध्य पृथ्वी पे आता है, जब ये वापस लौटता है तो ये दीर्घ तरंग दैर्ध्य में बदल जाता है। और जब ये दीर्घ तरंग दैर्ध्य में बदल जाता है तो जो हमारा वायुमंडल है या किसी भी ग्रह का वायुमंडल है वो इस दीर्घ तरंग को वापस जाने नहीं देता है। इसके कारण ग्रह रात के समय भी गर्म रहता है। अब ये जो वायुमंडल है जो दीर्घ तरंग दैर्ध्य को वापस लौटने नहीं देता है, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण गैस जो इसे रोकती है बाहर जाने से वो है CO2। CO2 इस प्रकाश को अवशोषित कर लेती है, जिससे ये वापस अंतरिक्ष से पूरी तरीके से बाहर नहीं जा पाता है। यानी CO2 का एक सकारात्मक उपयोग भी है और वो ये है कि ये किसी भी ग्रह को गर्म रखती है। वो बात अलग है कि CO2 जब बहुत ज़्यादा हो जाती है तो कोई भी ग्रह बहुत अधिक गर्म हो जाता है। CO2 की मात्रा को कंट्रोल करना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ये किसी भी ग्रह को बहुत अधिक गर्म कर सकता है अगर इसकी मात्रा वायुमंडल में बढ़ने लगे। अब जैसे शुक्र की ही बात करें तो शुक्र में जो है CO2 की मात्रा बहुत ज़्यादा है, इसके कारण ये पूरे सौरमंडल में सबसे गर्म ग्रह है। जबकि अगर देखा जाए तो बुध इसके सबसे नज़दीक है, उसके बावजूद भी जो सबसे गर्म ग्रह है वो शुक्र है, क्योंकि वहाँ पे CO2 की मात्रा बहुत ज़्यादा है। आज हमने 8 ग्रहों और सूर्य के बारे में आज हमने आपको सूर्य और उसकी परिक्रमा करने वाले 8 ग्रहों के बारे में समझाया और चर्चा की। इसके अलावा हम उपग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, उल्कापिंडों, धूमकेतु के बारे में अगले अध्याय में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।